नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप सभी के सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे सरलतम वीडियो लेके आया हूँ। मैंने इसमें कोशिश की है और एक लंबा समय व्यतीत किया है ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सरलतम रूप से आप सभी के सामने रख सकूँ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ना, ये एक रिवॉल्यूशन है इन एजुकेशन सिस्टम। हमेशा हम लोग देखते हैं कि हमेशा दोष देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम हमें रोज़गार देने लायक नहीं बना रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो हम लोग जो सरकार ने और यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स और थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने कोशिश किया है कि इस एजुकेशन पॉलिसी को एक इस तरह से रिवॉल्यूशन किया जाए इसमें, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको स्किल्स पे ज़्यादा फोकस हो सके और उनको रेदर देन सीकिंग अ जॉब, जॉब प्रोवाइडर, जॉब क्रिएटर बनाया जा सके। सो इट इज़ एन रिवॉल्यूशनाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। सो दिस होल वीडियो इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए देखते हैं आगे। सो दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि एक बड़ा लैंडमार्क रिफॉर्म है। जो क्यों लैंडमार्क है? क्योंकि इसका एम है जो बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जैसा मैंने अभी पहले बताया, जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। सो ये क्या करता है? ये बेसिकली फोकस करता है एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इसका दूसरा एम जो है वो नॉलेज के साथ साथ पूरा जो एक हमारा चल रहा है ना अभी, पूरे भारत को अपने पुराने तरीके से, पुराने सिस्टम के तरीके से पूरे विश्व का विश्व गुरु बनाना है। ठीक है, तो नॉलेज विश्व गुरु बनाने की तरफ फोकस हो रहा है। इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन। इसमें इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन का मतलब है कि इसमें सबका इंक्लूज़न होगा। किसी को चाहे वो इकोनॉमिकल, फिनेंशियल, मतलब इकोनॉमिकल, कास्ट और पॉलिटिकल, रिलीजन, किसी बेसिस पे छोटा या बड़ा दिखा के एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। इसमें सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग है और कई बार लोग बोल तो देते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि स्ट्रक्चर जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है क्या? बेसिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो 5 है ना, ये हमारा 3 साल की प्राइमरी एलिमेंट्री है प्लस 2 क्लास की जो है ना क्लास 1, ये जो है ना क्लास 1 और क्लास 2 इंक्लूडेड है। इसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है, 3 साल की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्या है? वो जैसे गाँवों में, रूरल एरियाज़ में आंगनवाड़ी चलते हैं, तो 3 साल बच्चों को आंगनवाड़ी भेजा जाएगा। या जो अर्बन एरियाज़ में जिनको यूकेजी, एलकेजी और प्री स्कूलिंग कहते हैं, ठीक है, वो इस तरह से इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यूकेजी, एलकेजी और प्री स्कूलिंग। ठीक है, तो वो इसमें 3 साल की ये प्लस 2 साल की ये। तो ये जो है पहला हमारा, ये 5 साल ये है। इसके साथ हमारा 3 जो 5+3+3, इसमें जो है ये क्लास 3rd, 4th एंड 5th, ये आपका जो यहाँ तक आ जाता है ये क्लास 5th तक की एजुकेशन को कंप्लीट करता है। बेसिकली ये किन किन चीज़ों पर फोकस करता है, क्या क्या हॉलिस्टिक इसके डेवलपमेंट या अप्रोचेस क्या होंगे, वो आप लोग यदि डिमांड करेंगे तो एक अलग वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये जो है 3, ये क्लास 6, 7th और 8th है। ठीक है, ये जो 3 है आपका, ये क्लास 6, 7th और 8th है। इसमें जैसे पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता था जो हमारी लोकल लैंग्वेज और जो इंग्लिश लैंग्वेज होती थी उस पर फोकस किया जाता था। तो यहाँ भी हमारे साथ अब यही होगा कि हमारा जो है बेसिकली लोकल लैंग्वेज पे हमारी सारी एजुकेशन बेस्ड होगी और उसके साथ साथ इंग्लिश प्लस एक टर्सरी जो 3rd लैंग्वेज कोई भी होगी उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आता है हमारा 4 जो है लास्ट का इस स्ट्रक्चर का, वो क्या है? वो हमारा है 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है,
ये बेसिक इसमें क्या है, इसमें स्किल्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज होगा, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाएगी कि बच्चे को वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए सभी स्कूलों में। बेसिकली देखा जाता है कि जो हमारे पहले मतलब 1986 का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें प्रैक्टिकल के जो मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है, वो सिस्टम तो है लेकिन उसके मार्क्स तक ही सीमित रह जाता है। उसमें बच्चे को मार्क्स के पीछे भागने के बजाय उसमें प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, उसका जो रियल ऑब्जेक्टिव है, दैट वाज नॉट फुलफिलिंग। उसकी वजह से बच्चे स्कोर तो कर रहे थे 90%, 98%, 99%, बट दे वर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट मच लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज, कि वो कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में या कहीं आगे जाके उसको वो कर सकें। चलिए आगे देखते हैं, इसको और ज़्यादा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। अब हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पीआईबी की वेबसाइट से, उसी से पूरा का हमने एग्जैक्ट पूरा का पूरा स्लाइड उठा के रख लिया है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं बिल्कुल वही आपके सामने ला के रख सकूँ। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ओके, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कई बार इस नाम से भी जाना जाता है। So what is this? It is an universalization of education from the preschooling to secondary level. What is it? Universalization. हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव जो अभी इससे पहले मैंने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ एक हमारा नया अप्रोच है एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। अब इसमें एक जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो क्या है? 100% GER। अब ये GER क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन होगा। GR होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। इसको 100% करने का प्लान है गवर्नमेंट का। बाई 2030 तक जो इनरोलमेंट है, यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी विलेज में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे पूरे स्कूल में इनरोल्ड होने चाहिए, 100%। सो दिस इज़ अवर 100% GR in education by 2030. अब GR in higher education to be raised by 50% by 2035. That is 3.5 crore seats to be added in higher education. अभी देख रहे हैं कि हम लोग, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे इसका मेंस का जेई मेंस हो, इसमें देख रहे हैं कितनी होड़ मची रहती है। कुछ हज़ार सीटें होती हैं मात्र, और कई लाख बच्चे इसमें परीक्षा में बैठते हैं। अब जिसमें मात्र कुछ बच्चों के एडमिशन हो पाते हैं और कुछ के नहीं हो पाते, तो इसमें बच्चों में एक अलग एंजाइटी और जो स्ट्रेस आता है, जिसके कारण देखने को मिलता है इंडिया में हर 10 में से लगभग 4 बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो वो भी डेटा कम करने का इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो जब सीट्स बढ़ जाएंगी हायर एजुकेशन में, जब सीट्स बढ़ जाएंगी, तो जाहिर सी बात है बच्चों को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो बच्चों में जो सोसाइटल रेट है वो भी कम होगा, और लिटरेसी रेट और जो हमारा GR है वो सब कुछ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल ब्रिंग 2 crores आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इन द मेन स्ट्रीम, ठीक है। जो 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं या किसी कारण से स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उनको वापस स्कूल में लाने का और मेन स्ट्रीम में लाने का ऑब्जेक्टिव है। ये तो मैंने आपको अभी इससे पहले समझा ही दिया है। न्यू लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ 5+3+3+4 स्कूल कैरिकुलम with 12 years of schooling and 3 years of आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, जो हमारा सिस्टम है वही है, बस इसको थोड़ा वो है ना कि एक दोबारा से रिफॉर्म किया गया है। बाकी इसमें कोई, क्योंकि अभी भी देखा जाता है कि आंगनवाड़ी होता ही है, ठीक है। एक मिनट, इसमें देखा कि आंगनवाड़ी होता ही है, ठीक है। और उसके साथ क्लास 12 तक तो जैसी एजुकेशन पॉलिसी अभी भी है वैसी ही है, बस इसको थोड़ा दूसरी तरीके से फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया है, ओके। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन दी एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स। ये नो रिजिड सेपरेशन, जैसे अभी तक होता था कि आर्ट्स होता था अलग,
साइंस स्ट्रीम अलग होता था, ठीक है, उसके बाद कॉमर्स अलग होता था, उसके बाद जो अलग अलग होटल मैनेजमेंट 11th क्लास से अलग हो जाता था। ये सारे के सारे जो है स्ट्रीम हैं ये अलग नहीं होंगे। अब इसके साथ क्या हो गया है, यदि कोई बच्चा ज्योग्राफी मान लो पढ़ रहा है, ज्योग्राफी के साथ वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है या मैथ्स पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, या कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है केमिस्ट्री के साथ वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। तो जो रिजिड सेपरेशन चला आ रहा है कन्वेंशनल, वो इसमें नहीं है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वो म्यूजिक बच्चा पढ़ रहा है, म्यूजिक के साथ वो यदि केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। कोई जो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल डांस हैं, जितने भी उनको लेके चलना चाहता है, तो क्लासिकल ट्रेडिशनल कुछ भी लेके चलना चाहता है म्यूजिक के केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम के साथ मैथमेटिक्स के साथ वो चल सकता है। तो रिजिड सेपरेशन इससे ख़त्म हो गया है। अब वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद द इंटर्नशिप। पहले क्या होता था, इंटर्नशिप वगैरह हैं वो ग्रेजुएशन में मोस्टली मिलती थी या 11th-12th में भी मिलती थी कई जगह। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे जर्नलिज्म वगैरह के, ये 11th-12th में इंटर्नशिप वगैरह करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी। होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ थे उसमें 11th-12th में आपको इंटर्नशिप वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी, बट दैट वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल कोर्सेज लाइक ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो वो अभी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादातर कोर्सेज में इंटर्नशिप इंक्लूड किया जाए। टीचिंग अप टू लीस्ट ग्रेड 5 टू बी दी मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। जो अभी प्री स्कूलिंग जो 5+3 वाला जो सिस्टम है ना, ये कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे ग्रेड 5 मतलब क्लास 5 तक इन मदर टंग, ठीक है, लैंग्वेज, जो टंग और लैंग्वेज का हाइब्रिड लैंग्वेज बोल दिया, ओके, तो टंग और रीजनल लैंग्वेज में होगी। तो जो हमारी मान लीजिए हिंदी हमारी मदर टंग है, या हमारी तमिल मदर टंग है, या तेलुगु जो भी है, तो क्लास 5 तक की एजुकेशन जो है वो हमारी मदर टंग में दी जाएगी, हमारी रीजनल लैंग्वेज में दी जाएगी। दैट विल नॉट बी मैंडेटरी टू इन अनदर लैंग्वेज की हिंदी में दी जाएगी या इंग्लिश में दी जाएगी, वो अब हमारी रीजनल लैंग्वेज में और मदर टंग में ही होगी। ये ब्यूटिफिकेशन है एक नई इसका एजुकेशन पॉलिसी का, ओके। तो अब आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो हायर एजुकेशन में जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन है और एग्जीक्यूशन है उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये हायर एजुकेशन कैरिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टू बी अलाउड विद द एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। अब ये एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन क्या है वो भी समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने के, लेकिन डीप समझने के लिए आप यदि कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा स्पेशल हायर एजुकेशन पॉलिसीज़ में, क्योंकि इसके एक अलग चैलेंजेस भी हैं। तो यदि आप चैलेंजेस और इसके ड्रॉबैक्स जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक अलग से इस पर वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊँगा। सो what is flexibility of subjects with multiple entry and exit system? तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे मैंने अभी बताया था स्कूल लेवल पे जो था वही अब यहाँ पे भी है। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है, बीए के साथ बीए में कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है वो बीए में, मतलब कोई साइंस वाले सब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब मल्टीपल एंट्री इन एग्जिट पॉलिसी क्या है, इसमें क्या है, मान लीजिए आप अभी रहने वाले बनारस के हैं या रहने वाले आप गाज़ियाबाद के हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे बनारस के हैं तो आपने मान लीजिए बीएचयू में एडमिशन लिया, या गाज़ियाबाद के हैं तो डीयू में एडमिशन लिया, ठीक है। तो आपको किसी कारण से आपका ग्रेजुएशन का जो यूजी है उसका 1 साल कंप्लीट हो पाया, किसी कारण से आप वहाँ से एग्जिट मतलब कहीं से रिलोकेट होना पड़ा आपको, मान लीजिए कर्नाटका जाना पड़ गया, बेंगलोर जाना पड़ गया, हैदराबाद जाना पड़ गया, कहीं भी जाना पड़ गया, तो आप यहाँ से डीयू से 1 साल में यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको उस साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मान लीजिए आप 2 साल करते हैं तो 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और यदि 3 साल कर लेते हैं जो उसका ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन होता है 3 साल कर लेते हैं तो आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अब ये एग्जिट तो हो गया, एंट्री सिस्टम क्या है, मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप रिलोकेट होके बेंगलोर या कर्नाटका जाते हैं, बेंगलोर या हैदराबाद जाते हैं,
वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट इस सर्टिफिकेट बेस पे उसी डिग्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से बीए से आपने बीए का सर्टिफिकेट 1 साल का है, तो वहाँ पे जाके आप दोबारा से बीए में ही एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये एक नई चीज़ इसमें आई है। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी इस्टेब्लिश्ड टू फॉस्टर द स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। अब ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अभी तक नहीं था, जो यूजीसी काम करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसी को एक तरह से न्यू स्ट्रक्चर दे के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने का एक प्लान है, प्रपोजल है। तो ये क्यों? क्योंकि जो हमारा रिसर्च जितना भी इंडिया का है उसको थोड़ा और ज़्यादा फॉस्टर करने का और उसका क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करें, टू बी इस्टेब्लिश्ड। ओके, ये है एक इसका प्रपोजल है। एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स टू बी इस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स। तो इसमें क्या है, ये जो क्रेडिट्स बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मान लीजिए जैसे अभी तक हम लोगों का होता था जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, उसमें पर सब्जेक्ट के आपके 2 क्रेडिट मिलते हैं, 3 क्रेडिट मिलते हैं। तो वो क्रेडिट आपके मतलब आपका एकेडमिक बैंक होगा। जैसे हम लोगों का नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, उसमें पैसे हम लोग रखते हैं, तो अब आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, जिसमें आपके सारे के सारे जितने यूजी के, पीजी के या जितने सारे के सारे क्रेडिट्स आपके स्कोर हुआ है वो कलेक्ट होगा। वो आपका डायरेक्ट डिजी लॉकर से एक्सेस होगा। जो भी जहाँ भी आप मान लीजिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो आपके क्रेडिट्स देख के आपकी जो परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका जो एक डेडिकेशन और वो होता है ना रेगुलर क्लास कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और आपका जो इंथुसियाज्म था क्लास में कैसा था, वो आपके इस क्रेडिट से मतलब चेक किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अब इसके बाद एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेज। जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात कही थी कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ये जो ऑटोनॉमी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस है ना, ये इसमें एक बड़ी चैलेंजेस है कि जितने भी कॉलेजेस अभी तक हैं वो एक उनको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। वो अब इंडिपेंडेंट कॉलेज होंगे, वो अपने हिसाब से सारे के सारे कोर्सेज ऐड कर सकते हैं और कोर्सेज को रिमूव कर सकते हैं, फ़ीस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें ड्रॉबैक है कि इसको मॉनिटर करने के लिए एक फेसलेस बॉडी होगी। और ये ऑटोनॉमी होंगे तो इसमें यूजीसी की तरह जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या जो अदर जो एजुकेशनल बॉडीज़ होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, बिकॉज़ ये सारे के सारे एक ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे। तो ये ड्रॉबैक है। आप इस पे डिटेल से वीडियो चाहते हैं कि क्या क्या पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको एक प्रॉपर इस पे डिटेल वीडियो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट तो इसमें हैं ही सारे के सारे, कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं वो सारे उसमें आपको लाने की कोशिश करूँगा। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एडवोकेट्स increased use of the technology with equity, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे जैसे ये था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी इस्टेब्लिश्ड, वैसे नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। ठीक है, इसमें टू बी वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें प्रपोज तो हैं, लेकिन चैलेंजेस जो हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, कि गवर्नमेंट हर साल इसको जो एजुकेशन बजट है, एजुकेशन का बजट वो डिक्रीज़ करती जा रही है। तो पता नहीं ये कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। सो लेट इट बी गो, समय के साथ देखा जाएगा कैसा क्या होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज सेटिंग अप द जेंडर इंक्लूजन फंड and special education zones for the disadvantages regions and groups। तो एक जेंडर जो इंक्लूजन फंड है वो भी इसमें, और स्पेशल एजुकेशन जोन्स को इसमें वो करने का, ऐड करने का, मतलब सेटअप करने का प्लान है। ये एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि एक जेंडर इंक्लूजन फंड को इसमें स्टेबलाइज किया जाए, सेटअप किया जाए, वो भी इसमें प्रपोज्ड है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्सियन एंड संस्कृत, पाली पर्सियन प्राकृत
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी इंडियन और एंशियंट लैंग्वेजेस थी, इनके लिए अभी तक बहुत कम इस जगह पे डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज़ हैं, तो इसको एक स्पेशल नेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, ठीक है, सेटअप किया जाएगा। किसके लिए? जो हमारी सबसे एंशियंट लैंग्वेजेस हैं, पाली, पर्शियन, प्राकृत एंड और इस तरह का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन, जो ऐसी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करने का और इसको एकेडमिक पर्पज़ से ट्रांसलेट करने का काम करेगी। ये तो हो गया। अब इसमें मल्टी लैंग्वेज जो लिंग्विज्म है, ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये है क्या, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बच्चा जो है, जो क्लास 5 तक उसको मदर टंग में, ठीक है, मदर टंग में उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मदर टंग के साथ जब वो क्लास 6 में इंटर करता है तो उसको मदर टंग के साथ इंग्लिश प्लस में एक एडिशनल जो लैंग्वेज होगी वो सिखाने का इस प्रपोजल है। तो द पॉलिसी प्रमोट्स टू मल्टीलिंगुअलिज्म एंड एम्स टू टीच द एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेजेस टू स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेजेस, एटलीस्ट टीच 2 लैंग्वेजेस, तो जो मैंने बताया मिनिमम आपका एक मदर टंग हो गया, इंग्लिश हो गया, प्लस में इसके साथ एक कोई लोकल लैंग्वेज, वो अदर लैंग्वेज होगी। जैसे मैंने नवोदय विद्यालय में जो पढ़ी थी वो क्या थी, कन्नड़ा थी। हमारा माइग्रेशन चलता था कर्नाटका के बीजापुर नवोदय से, तो हमने कन्नड़ा सीखी 4 साल। इसी तरह अब ये पहले अभी तक क्या था, लिमिटेड था कि नवोदय विद्यालय में ही सिर्फ थर्ड लैंग्वेज चलती थी। अभी ये क्लास 6 से सभी स्कूलों में एक थर्ड लैंग्वेज का मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो अभी यहाँ पे जो बच्चे को एक लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश प्लस आपका एक थर्ड लैंग्वेज, वो कोई भी हो सकती है, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। सो एक मल्टीलिंगुअलिज्म का जो एक मॉडल है वो बहुत अच्छा आने वाला है इसमें। आगे स्किल डेवलपमेंट, जैसे अभी हमने बताया कि एजुकेशन पॉलिसी जो है ये एम्फेसाइज कर रही है स्किल डेवलपमेंट पे। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है सरकार की कि बच्चों को बुकिश नॉलेज के अलावा उनको स्किल देने के। देखिए, मैंने कोशिश किया है कि सभी स्लाइड्स में पिक्चर्स ऐसी ही डालने की जो रिलेटेड पिक्चर्स हैं, तो स्किल्स उसमें समझने का प्रयास किया जाए कि ये मान लीजिए खिलौना है तो कैसे बन रहा है। तो ये तो बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से मैंने बहुत ही छोटा डाला है, इमेज डाला है, लेकिन स्किल्स का मतलब कोई भी स्किल, चाहे वो आप जैसे अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करें, या जैसे हमारे वर्णाश्रम में चीज़ें बताई गई थी कि कर्म के आधार पर चीज़ें होती हैं, तो कर्म के आधार पे क्या होती हैं, यहाँ पे स्किल है, वो हम उसको नज़रिए से, एक नए नज़रिए से देखें कि वो सब सारी स्किल्स हैं। यदि हम छोटा से छोटा भी काम करते हैं तो वो हमारे लिए स्किल है। हमें स्किल्स डेवलप करने में, स्किल सीखने में, उसमें हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। शायद कुछ साल पहले अभी एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की, आप नाम कमेंट में बताइएगा, जिसमें कहता है कोई, जिसकी शाहरुख खान की माँ होती है ना, वो कहती है कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और काम से बढ़ के कोई बड़ा धर्म नहीं होता, तो धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ये बताइएगा आप लोग कौन सी मूवी का डायलॉग है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है और इसी पे सबसे ज़्यादा काम होने वाला है, क्योंकि ये जो है क्या करेगा, स्टूडेंट को जॉब रेडी करेगा, मतलब जॉब के लिए रेडी करेगा। ये जॉब सीकर नहीं बनाएगा, ठीक है, ये जॉब सीकर नहीं बनाएगा। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है जॉब सीकर बनाने के बजाय एम्फेसाइज कर रही है जॉब क्रिएटर, ठीक है। सो ये बहुत एक न्यू चेंज है। इट विल फोकस ऑन द वोकेशनल एजुकेशन एंड विल ऑल्सो प्रमोट इंटर्नशिप एंड जो अप्रेंटिसशिप, ठीक है, ये इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि जो बच्चे 12th के बाद अपना कैरियर ही डिसाइड नहीं कर पाते तो वो अपनी स्किल्स के बेसिस पे अपना जो रिलेटेड कोई कोर्स हैं कर सकें। जैसे ITI, लोग IIT को तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन ITI जो है ना, ITI ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं।
1986 की पॉलिसी को आप जब पढ़ेंगे तो आईटीआई के ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप निकाल के पढ़िएगा और कितनी कितनी दूर पे स्टेबलाइज करने के वो हैं। और क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम है वो इस तरीके से हम लोगों को ब्रेन वॉश किया गया या हम लोगों की ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई कि हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ आईटीआई समझ ही नहीं पाए। उसमें आप देखेंगे जो ये आज का स्किल डेवलपमेंट और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो इम्फेसाइज हो रहा है, ये सारा का सारा आईटीआई में मिलता है। और आईटीआई था कब? 8th के बाद, वो 10th के बाद ही तो था। आप 10th के बाद आईटीआई ज्वाइन कर सकते थे और उसमें सारे का सारे यही चीज़ें तो थी। स्किल डेवलपमेंट था, जॉब रेडी आपको क्रिएट कर रहा था, उसमें वोकेशनल एजुकेशन था, इंटर्नशिप थी। तो आईटीआई की इम्पोर्टेंस को आप एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 की है ना, वो आप पढ़िएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ आईटीआई क्या है। ठीक है, तो लगभग चीज़ें सिमिलर हैं, बस उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिस्ट्रक्चर किया गया है। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है 1986 में उस समय टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं थी, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। ऐसा नहीं कि इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। आज देख रहे हैं कि जब हमारा एक नई जनरेशन के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो हम लोगों के साथ उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल कैसे चलाना है, टैबलेट कैसे चलाना है, लैपटॉप कैसे चलाना है, उनको सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो मतलब बाई बर्थ वो सारी चीज़ें, जैसे नहीं कि जैसे अभिमन्यु सीख के आए थे माँ की गर्भ से, तो वैसे ही यहाँ पे बच्चे क्या है ना, वो ऐसा लग रहा है मोबाइल फ़ोन और जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे सीख के आ रहे हैं। वो बच्चा आज खेलने के लिए खिलौने नहीं, मोबाइल पकड़ रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टेक्नोलॉजी को स्पेशल स्पेस दिया गया है। दिस पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड एम्स टू प्रमोट द डिजिटल लिटरेसी। हर बच्चे को, हर बच्चा चाहे वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से हो, उसको इक्वल डिजिटल लिटरेसी मिले। इट विल ऑल्सो फोकस ऑन दी ऑनलाइन एजुकेशन। जो कोविड के दौरान सभी को ऑनलाइन एजुकेशन से सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे तो 2-2, 3-3 सेमेस्टर तक उससे परीक्षा पास करके गए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन आज भी इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है। देख रहे हैं हम लोग कि जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो अभी क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं, हाइब्रिड मोड पे बैच स्टार्ट कर चुके हैं। और अब उनके डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। तो उसको भी और ई लर्निंग को भी प्रमोट करने का इसमें ऑब्जेक्टिव है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो एम टू इस्टेब्लिश अ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, in conclusion we can say the new national education policy is a game changer that will revolutionize education in India. It focus on holistic development, multilingualism, skill development and technology. It aims to make India a technology और knowledge superpower। जो विश्व गुरु बनने वाला वो है ना सपना, वो इसी में समाहित है। And provide inclusive and equitable education for all without any boundaries of social, religion or political. So this is the beauty. अब इसका एक और है जिसको हम अभी इसमें छोड़ के रखें, आप लोग बताइएगा। FLN ये क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यदि आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। मैं FLN को और जो मैंने हायर एजुकेशन में चैलेंजेस की बात की थी उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग यदि इसकी ज़रूरत समझते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।